नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। हार वो सबक है जो जिंदगी में बहुत कुछ सिखा के जाती है दोस्तों। तो कभी भी हार से डरिए मत, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, हमने जैसा कि विराम चिन्हों के बारे में बात कर लिया है, कुछ विराम चिन्हों के बारे में हमने बात की है, जैसे पूर्ण विराम, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, और हमने काक पद, हंस पद और त्रुटि पूरक, इन सब विराम चिन्हों के बारे में बात कर लिया है। तो आज हम और भी विराम चिन्हों के बारे में बात करेंगे। तो ये है विराम चिन्हों का पार्ट 2। तो आइए देखते हैं, आगे बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो देखिए यहाँ पे आज हम क्या बात करने वाले हैं, उप विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम के बारे में। अब उप विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम होता क्या है। उप विराम जो है, देखिए आपका किसी भी जो है वाक्य का, किसी भी कोटेशन का जो सीमा निर्धारण या फिर संवाद के लिए प्रयोग किया जाता है। अब सीमा निर्धारण कैसे, तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए सीमा निर्धारण की बात करते हैं, जैसे क्या आपका कुछ आ गया, जैसे विज्ञान पे जो है आपका आ गया निबंध लिखने को, या किसी और चीज पे आ गया, प्रकाश पे आ गया, या किसी आपका बढ़िया टॉपिक पे आ गया है। जैसे हम यहाँ देख लीजिए विज्ञान के बारे में। अब मान लीजिए विज्ञान पे आ गया, तो आप यहाँ विज्ञान के बारे में सब कुछ बताएंगे, उसके गुणों के बारे में, उसके दोष के बारे में। अब विज्ञान एक वरदान है या फिर अभिशाप है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जब यहाँ पे आपका केवल यहाँ पे ये 2 बिंदु लगा दिया जाए, मतलब विसर्ग वाला चिन्ह को ही हम उप विराम कहते हैं। ठीक, अब ये लगा के अगर यहाँ लिख दिया गया विज्ञान एक वरदान, अब क्या है, अब आपको यहाँ केवल वरदान के बारे में, मतलब इसके जो गुण हैं, विज्ञान के जो गुण हैं, केवल उन्हीं के बारे में बताना। मतलब आपको यहाँ पे एक लिमिट दे दिया है, आपको एक सीमा निर्धारित कर दी गई है कि केवल आपको उसके गुणों को ही बताना है, उसके दोष को नहीं बताना है। अब यहाँ पे अगर या फिर ऐसे लगा के लिख दिया होता, या फिर या लिख दिया होता, या तो ये चिन्ह लिख दिया, कोई भी एक लिख दिया होता, अभिशाप, अब आप जो है उसके गुण और दोष दोनों के बारे में बताते, जो आपको इन दोनों को डिफिनेशन, मतलब इन दोनों की परिभाषा आपको देनी होती है, उसके बारे में आप बताते हैं। या अगर आपको केवल इतना दिया था कि इसके बारे में, ये भी दिया है, तो इन दोनों के बारे में, मतलब यहाँ पे एक सीमा निर्धारित कर दी गई किसके बारे में बताना है। अब संवाद कैसे, संवाद का जैसे 2 लोगों के बीच में संवाद चल रहा है, तो उसका कैसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण, जैसे कोई 2 व्यक्ति है, राजू है और यहाँ पे सीमा है। अब संवाद कैसे होगा, संवाद के लिए देखिए ये चिन्ह है, जैसे राजू ने कुछ कहा, मैं घर जा रहा हूँ। अब फिर सीमा, मान लीजिए राजू ने अपनी बात कह दी, अब सीमा को कहना है, फिर सीमा बोलेगी क्यों जा रहे हो। अब फिर राजू को कुछ कहना है, फिर राजू ऐसे बोलेगा। यहाँ पे उप विराम चिन्ह आपका संवाद के लिए प्रयोग किया जाएगा। फिर राजू बोलेगा मुझे कुछ काम है। मुझे कुछ काम है। अब फिर मान लीजिए सीमा को कुछ पूछना होगा, फिर सीमा बोलेगी क्या काम है। ऐसे ही संवाद के रूप में संवाद करना है। संवाद के लिए जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संवाद चल रहा है राजू और सीमा का, तो यहाँ उप विराम चिन्ह लगा के जो यहाँ पे आपका जो है संवाद दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा होगा, सीमा निर्धारण और संवाद वाला हो गया आपका, ये कौन सा, उप विराम के लिए। अब यहाँ अर्ध विराम की बात कर लेते हैं। अर्ध विराम में जो है आपका देखिए यहाँ पे नीचे कॉमा आता है, ऊपर एक बिंदी आती है, इसको हम अर्ध विराम कहते हैं। अब अर्ध विराम कैसे, क्या होता है, इसमें एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य से जुड़ा होता है, मतलब इसमें 2 वाक्य होते हैं, एक वाक्य का भाव दूसरे से जुड़ा होता है, या फिर दूसरे वाक्य का भाव पहले पे आश्रित होता है। तो इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं।
उसकी माँ बीमार है। इसलिए वह स्कूल नहीं गया। सबसे बड़ी बात तो आप ये सब बिंदी लगाना मत भूलिए। नहीं पे है, मैं पे है, मैं पे है, ये सब बहुत गलतियां सब करते हैं। ये व्याकरण के जो है दोस्तों, व्याकरण में गलती हो जाएगी। जो बिंदियां हैं बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। जो अच्छे लेवल पीसीएस आईएएस लेवल के एग्जाम है, इसमें लगभग 20% नंबर आपके कट जाते हैं। उसमें सीधा सीधा लिखा होता है अगर आप व्याकरण संबंधित गलती करते हैं तो आपके 20% नंबर टोटल के काट लिए जाएंगे। तो ये सब गलतियां आप मत करिएगा जो नहीं में और मैं इन सब पे लगा होता है। अब उदाहरण देखिए, उसकी माँ बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं गया। अब इसमें अल्प विराम कहाँ लगा? अर्ध विराम लगा। अर्ध विराम कहाँ? यहाँ पे लगेगा। अब देखिए, ये पहला वाक्य हो गया, ये दूसरा वाक्य हो गया। अब जैसे वो कह दे वह स्कूल नहीं गया। अब क्यों नहीं गया? अब वो पहला वाक्य देखेगा तभी तो पता चलेगा क्यों नहीं गया, क्योंकि उसकी माँ बीमार है। अब क्या पहला ही देख लीजिए, उसकी माँ बीमार है तभी तो स्कूल नहीं गया। तो इस तरह से पहला दूसरे पे या दूसरा पहले पे जो यहाँ पे आश्रित है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे अर्ध विराम लगा के यहाँ पे दर्शाया कि इसके बाद जो है दूसरा वाक्य है और वो इस पे आश्रित है। तो ये आपका अर्ध विराम का हो गया। अब बात करें अल्प विराम। अल्प विराम में जो है थोड़े समय के लिए ठहराव लेते हैं। और विराम के बहुत सारे उदाहरण कई जगह पे यूज होंगे, मैं भी आपको सारे उदाहरण बताऊंगा। और यहाँ पे देख लीजिए, आपको अर्ध विराम की जगह पे अल्प विराम भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बताया अर्ध विराम की जगह पे क्या है, अल्प विराम भी यूज कर सकते हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम की जगह पे मतलब हम इसकी जगह पे जो है कॉमा भी लगा सकते हैं। ये आप देख लीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं अल्प विराम की। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम अल्प विराम की बात करते हैं। अल्प विराम को जो इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं, अल्प विराम को इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं। अल्प विराम मैंने क्या बताया था, किसी व्यापक क्षेत्र के लिए या फिर ठहराव के लिए, कम ठहराव के लिए यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कई सारे संज्ञाएं आ गई, कई सारे जो है शब्द एक साथ आ गए, तो उनके जो है बीच बीच में कॉमा लगा दिया जाता है, अल्प विराम लगा दिया जाता है, थोड़ा रुक रुक के पढ़ने के लिए। जैसे कई लोग का नाम आ गया राजू, शीला, रोहन, तो यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा ठहराव लाते हैं ताकि जो है उच्चारण सही से हो सके। तो आइए हम अल्प विराम के जो है कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कितने प्रकार से यूज होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। कैसे देखिए, अल्प विराम मैंने आपको बता दिया था, किसी जो है अल्प ठहराव के लिए, अल्प रुकावट के लिए, थोड़ा रुकावट के लिए जो हम अल्प विराम का यूज करते हैं। कैसे, कहाँ, कितने क्षेत्रों में यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दो से अधिक समान पद, दो से अधिक समान पद आए हों जिसमें हम और लगाना चाहें, एवं लगाना चाहें, व लगाना चाहें, तो बार बार हम और ना लिख के कॉमा लगा देते हैं ताकि हमको बार बार और शब्द का उच्चारण ना करना पड़े। अब उसका उदाहरण कैसे देख लेते हैं। जैसे राजू, सुंदर, सुशील, और गुणवान है। अब यहाँ पे देखिए क्या, राजू, सुंदर, सुशील और गुणवान है। अब जैसे यहाँ पे इसके कई गुण बताए हैं, यहाँ पे एक ये जो है समान पद हो गए, सुंदर, सुशील, उसी के गुण बताए, राजू के ही गुण बताए जा रहे हैं, ये समान गुण है। अब यहाँ पे हम राजू, सुंदर और सुशील और गुणवान मान लीजिए, और कर्मठशील, तो यहाँ बार बार और का प्रयोग ना करके हम यहाँ पे देखिए क्या, कॉमा का प्रयोग करते हैं ताकि उससे वो शब्द अलग किया जा सके। तो ये हो गया। मैं यहाँ अब यहाँ पे दूसरा क्या देखिए लिखा है, दो वाक्यों का भाव एक दूसरे में निहित हो। अभी मैंने इसके पहले बताया था आपका अर्ध विराम में, क्योंकि अर्ध विराम की जगह अल्प विराम भी यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे भी इसका जो भाव, यहाँ पे भी ये दिखाया गया कि दो वाक्यों का भाव एक दूसरे में निहित हो। अब यहाँ पे दिखा दीजिए, देखिए राजू बहुत खुश था। अब राजू क्यों खुश था? क्योंकि वह पास हो गया था। अब यहाँ पे देखिए दो वाक्य हो गए, राजू बहुत खुश था, एक वह पास हो गया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका अल्प विराम है, यहाँ पे थोड़ा रुकावट आएंगे। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, दो एक वाक्य जो है दूसरे पे निर्भर कर रहा है। राजू बहुत खुश था, अब क्यों खुश था? अब कोई कहे भाई राजू क्यों खुश था? क्योंकि वह पास हो गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए अल्प रुकावट लेके फिर वह बता रहा है क्योंकि वह पास हो गया था। तो ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, अब दूसरा भी हो गया आपका, दो वाक्यों का भाव एक दूसरे पे निहित होता है। अब देखिए संज्ञा सर्वनाम के विषय में सूचना देने वाली संज्ञा वाक्य के पहले यूज किया जाता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। रावण लंका का राजा एक विद्वान था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, संज्ञा सर्वनाम के विषय में सूचना देने वाली संज्ञा वाक्य के पहले। अब यहाँ पे देखिए संज्ञा है, फिर इसी की सूचना दे रावण। अब जो लंका का राजा, रावण की बात कर, जो लंका का राजा था, फिर उसी की बात कर जो विद्वान था, इसी के जो है विषय में सूचना देने वाला फिर दूसरा जो आ रहा है। तो वहां पे हम थोड़ा सा अल्प विराम यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा रुकावट लेते हैं कि रावण लंका का राजा एक विद्वान था। अब यहाँ पे देखिए पर, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, जिसमें ये आदि शब्द जो आते हैं तो इनसे पहले जो है हम अल्प विराम का यूज करते हैं, अल्प विराम का उपयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए, मैं वहां जाने वाला था, लेकिन जा नहीं पाया। अब देखिए मैं वहां जाने वाला था लेकिन जा नहीं पाया। अब यहाँ पे देखिए लेकिन शब्द आ गया, लेकिन के पहले क्या, हम लेकिन के पहले यहाँ पे जो है यूज करें, लेकिन के पहले हम यहाँ प्रयोग करेंगे, मैं वहां जाने वाला था लेकिन जा नहीं पाया। तो यहाँ पे इसको अलग करने के लिए हम जो यहाँ पे अल्प विराम का यूज करेंगे। अब देखिए पांचवा क्या है, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय, जैसे हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, ए राजू क्या कर रहा है, राजू कब आएगा, तो यहाँ पे राजू के बाद जो है कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए किसी का संबोधन कर रहे हैं, जैसे लिख दिया राजू, कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, उसके बाद में क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए राजू के बाद जो आपका किसी को संबोधित करने के बाद जो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अब क्या कुछ शब्दों के स्थान पर, जैसे वो शब्द दिखेगा नहीं लेकिन वो उसमें निहित होगा, वो उसमें छुपा होगा, उसी के स्थान पे उसको उपयोग ना करके, जैसे वहाँ, यह, इन सब की जगहों पे उसका उपयोग ना करके कॉमा का उपयोग किया। ये शब्द नहीं लिखे जाते हैं, वहाँ पे कॉमा लिखा जाता है। अब आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं क्या है। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, वह जाता है, बैठ जाता है। अब यहाँ पे देखिए कॉमा लगा है। अब यहाँ पे अगर लिखा तो वह जाता है, वहां बैठ जाता है, तो वहां की जगह पे यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ठीक है।
वहां का यूज ना करके यहाँ पे कॉमा लगा दिया है। अब जैसे और देख लेते हैं, वह कब तक आएगा यह किसी को नहीं पता। वह कब तक आएगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन वहां पे यह ना लगा के कॉमा लगा देते हैं कि वह कब तक आएगा किसी को नहीं पता। तो ऐसे यहाँ पे देख लीजिए आप, पांचों का प्रयोग हुआ है दो या दो से अधिक समान पदों के लिए, एक दूसरे में जब निहित होते हैं वाक्यों के, दोनों वाक्यों के संज्ञा के स्थान पे जो है संज्ञा के विषय में जो सूचना देता है उसके पहले, और यहाँ पे लेकिन किंतु परंतु ये सब जो शब्द दिए हुए इनके स्थान पे उनसे पहले, लेकिन इनसे जो वर्ड आए हैं उनसे पहले, और किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए या फिर कुछ शब्दों के स्थान पे जैसे यहाँ वहाँ के स्थान पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अल्प विराम। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उप विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम के चिन्ह भूल जाते हैं, कैसे होता है। अब आइए आपको बता देते हैं। उप विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। अब देखिए आपको क्या है, केवल आपको बीच वाला याद करना है। अर्ध विराम को आपको याद करना कैसे, अर्ध विराम में यह मान लीजिए आधा आधा दोनों आता है, आधा आधा दोनों मतलब कॉमा और बिंदी दोनों आता है। आप अर्ध विराम में बस इतना याद कर लीजिए कि आधा आधा दोनों आता है, ये आपका हो गया अर्ध विराम। अब उप विराम को कैसे, अब अर्ध विराम के ऊपर वाला है वो उप विराम में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे दो बिंदी हो जाएगी। अर्ध विराम के नीचे वाला यहाँ पे आप कॉमा। अब देखिए ऐसे अर्ध विराम में दोनों होता है, उप विराम में ऊपर वाला दो बार होता है, अल्प विराम में नीचे वाला केवल कॉमा होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे तीनों आपको कभी नहीं भूलेगा। तो यहाँ पे हमने आपसे उप विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम के बारे में पूरी बात कर ली है। जैसा कि हमने अल्प विराम के जहाँ जहाँ यूज होते हैं, जहाँ उपयोग होते हैं मैंने बता दिया है। तो आइए कुछ और विराम चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि विवरण चिन्ह है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह है, रेखा चिन्ह है, तुल्यता सूचक चिन्ह है। तो इनके बारे में बात करते हैं। आइए देखिए, विवरण चिन्ह किसी चीज की व्याख्या देने के लिए, किसी चीज की व्याख्या बताने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण देते हैं, कोई विशेष या फिर व्याख्या लिखते हैं, जैसे क्या, जैसे कोई उदाहरण हो गया, आप उदाहरण लिख रहे हैं तो आपने ऐसे करके लिख दिया। कोई आप व्याख्या दे रहे हैं, तो हम लोग किसी चीज का मतलब व्याख्या करने के लिए जो हम विवरण चिन्ह, किसी को विवरण बताने के लिए, व्याख्या करने के लिए ऐसे, और इसका चिन्ह ऐसे यूज होता है दो बिंदी और एक योजक चिन्ह की तरह। उदाहरण हो गया आपका, ये मैंने कल बता ही दिया था, ये लाघव चिन्ह होता है किसी भी शब्द को लघु करने के लिए। उदाहरण को पूरा ना लिख करके यहाँ पे एक शून्य के आकार का बना दिया जाता है। अब आपकी बात करें दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह। दीर्घ उच्चारण का मतलब जब किसी का नाम पुकारने के लिए, हमको किसी शब्द को बोलने के लिए हमको लंबा उच्चारण, देर तक उच्चारण करना पड़ता है, तो वहां पे हम दीर्घ उच्चारण, या फिर इसे हम स्वर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार प्लुत स्वर पढ़ा था। तो ये वही है प्लुत चिन्ह, यस के आकार का होता है। तो हम इसका प्रयोग करते हैं दीर्घ उच्चारण। जैसे हम किसी को बुलाना है, राम कहाँ जा रहे हो, राधा कहाँ जा रही हो, राजू यहाँ हो। जैसे यहाँ पे देर तक प्रयोग करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे राम हो गया, अब इसमें प्लुत का कैसे प्रयोग होगा, इसका कैसे प्रयोग होगा। अब यहाँ पे अगर देर तक उच्चारण करना है, राम। अब राधा का हो गया, राधा। तो यहाँ पे ऐसे ही दीर्घ उच्चारण मतलब लंबा उच्चारण के लिए, देर तक उच्चारण के लिए, या किसी को पुकारने के लिए प्रयोग होता है, और इसको क्या बोलते हैं, प्लुत चिन्ह बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब रेखा चिन्ह, जैसे कोई व्याख्या दिया हुआ है, कोई गद्य पद्य दिया हुआ है, कोई भी चीज लिखी हुई है, निबंध लिखा हुआ है, उसमें बीच में रेखांकित कुछ पार्ट को हम यहाँ ऐसे रेखांकित कर देते हैं। जैसे रेखांकित करके क्या बोलते हैं कि इसके बारे में बताइए, या फिर इसका दूसरा अर्थ बताइए, या इसका विलोम बताइए, या फिर इसके बारे में कुछ और बताइए। जो भी लिखा हो वहाँ पे एक रेखांकित कर दिया जाए, चिन्हित कर दिया जाए कि इसके बारे में आपको बताना है, मतलब उसका अलग से आपको कुछ बताना होता है। तो वहाँ पे रेखा चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसके प्रयोग के लिए। अब तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता मतलब इंग्लिश में इसको इक्वल टू बोलते हैं। किसी को तुल्य देखते हैं, किसके बराबर है,
उसके बराबर क्या है, मतलब बराबर दिखाने के लिए तुल्यता का प्रयोग किया जाता है, बराबर दिखाने के लिए। रोका नहीं बस। तो यहाँ पे तुल्यता जो है, मैंने क्या बताया आपको, किसी चीज को बराबर दिखाने के लिए, उसके बराबर क्या है उसका व्याख्या बताने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको मैं कुछ देता हूँ, जैसे स्वर्ण, जैसे स्वर्ण लिख दिया, स्वर्ण के तुल्य दिखाना है, मतलब बराबर क्या है, सोना। तो मतलब स्वर्ण और सोना जो है एक ही है, मतलब उनका एक ही जो है प्रयोग है, तो इसलिए यहाँ पे तुल्य दिखा दिए, इसके बराबर है, तो यहाँ पे ऐसे इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको यहाँ पे कुछ विराम चिन्हों के बारे में आज भी बता दिया है, थोड़ा सा और बचा है वो हम आपको कल बता देंगे, 4-5 और बचे हैं, तो उनके बारे में हम कल बात कर लेंगे। आइए हम आपको लास्ट में यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से विलोम शब्द थोड़ा याद करवा देते हैं आपको, जो हमने बताया शब्दावली, कुछ शब्दावलियां याद करा देते हैं। हम कुछ विलोम शब्द याद कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका विलोम शब्द लिखे हुए हैं आपका, इसका विलोम क्या होगा, हम उसको देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए आवश्यक, आवश्यक मतलब बहुत जरूरी, जो हमारे लिए आवश्यक है। कहते नहीं हमारे जीवन के लिए भोजन और पानी और हवा बहुत आवश्यक है, तो यहाँ पे आवश्यक मतलब जो इसका विलोम क्या है, जो नहीं जरूरी है, मतलब उसमें अन उपसर्ग लगा देंगे, अन उपसर्ग जब लगा देंगे हम तो वहां पे अनावश्यक बन जाएगा, तो इसका क्या हो गया विलोम, अनावश्यक। इस साथ ही साथ देख लीजिए इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है, अनुपसर्ग। अब देख, तो यहाँ पे देखिए आधुनिक के बारे में, आधुनिक मतलब नया, जिसका अभी अभी इजाद हुआ हो, जिसको हम क्या बोलते हैं मॉडर्न, इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न। तो मतलब आधुनिक मतलब जो नया, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, मतलब पुराना, बहुत पुराना। आधुनिक मतलब जो अभी अभी बना है, जो अभी अभी शताब्दी में जो हुआ, और जो है इसका क्या हो जाएगा प्राचीन, मतलब जो बहुत पुराना। जैसे इतिहास के लिए हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, फिर आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, तो वैसे यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा प्राचीन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, आश्रित। आश्रित का मतलब जो किसी पे निर्भर हो, जो किसी पे आश्रित हो। जैसे हम देखिए अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी कोई कमाई नहीं है, तो हम अभी अपने घर वालों पे निर्भर हैं, तो वही क्या है, हम अपने घर वालों पे आश्रित हैं। और जो आश्रित नहीं हो क्या हो जाएगा, अनाश्रित। यहाँ पे देखिए अभी अनुपसर्ग यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी अनुपसर्ग लगा है, तो यहाँ क्या हो गया है, अनाश्रित। उपसर्ग कौन सा लगा है यहाँ पे, अन। अब आरोह का देखिए, आरोह मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब किसी चीज को बढ़ते क्रम में लिखना या बढ़ते हुए जाना, आगे बढ़ना, तो उसको हम आरोह कहते हैं। अब आगे बढ़ने का क्या हो जाएगा, घटते क्रम में या पीछे आना, तो क्या हो जाएगा अवरोह। या सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ने को भी हम आरोह कहेंगे और उतरने को अवरोह कहेंगे। तो यहाँ आरोह मतलब चढ़ना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, उतरना मतलब अवरोह। अब बात कर लें आकर्षण। आकर्षण मतलब किसी के प्रति आकर्षित होना, या कोई चीज हमें आकर्षित कर रही है, किसी के प्रति हम खुद आकर्षित हो रहे हैं, तो आकर्षण मतलब लुभाना, किसी चीज के पीछे भागना मतलब आकर्षण होता है। अब आकर्षण का क्या हो जाएगा, मतलब जो बहुत खराब हो, मतलब सुंदर चीजों के लिए ही आकर्षण होता है, अच्छी चीजों के लिए, गुणवान चीजों के लिए, तो उसका क्या हो जाएगा विकर्षण, मतलब जिससे कोई लोभित ना हो, जिससे कुछ लुभावना ना दिख रहा हो, तो उसका क्या हो जाएगा विकर्षण। अब आस्तिक, यहाँ देखिए आस्तिक लिखा। आस्तिक का मतलब जो भगवान को मानता हो, जो भगवान में विश्वास करता हो, उसको हम आस्तिक कहते हैं। और जो भगवान में नहीं विश्वास करता हो, ये उसका विलोम हो गया। तो इसका विलोम क्या हो गया, नास्तिक, मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो। तो आस्तिक का विलोम क्या हो गया, नास्तिक। अब देखिए अपना, ये तो सबको पता होगा अपना,
कि वो मेरा अपना है, वो मेरा सगा है, मैं उसका अपना हूँ, तो अपना का क्या हो जाएगा? पराया। मतलब जो मेरा सगा नहीं है, जो मेरा अपना नहीं है, उसका क्या हो जाएगा? पराया। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतना विलोम आपको याद करवा दिया। कैसे? कौन सा? आवश्यक का अनावश्यक, जिसमें अनुपसर्ग लगा। आधुनिक का प्राचीन, आश्रित का अनाश्रित, इसमें भी अनुपसर्ग लगा। आरोह का आरोह, आकर्षण का विकर्षण, सॉरी यहाँ का लिख दिया है तो विकर्षण हो जाएगा। आस्तिक का नास्तिक, अपना का पराया। तो मैंने इतना विलोम आपको याद करा दिया है। अब जो हमारे बैठ के सर देख रहे हैं, सुधांशु सर यहाँ पे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको आके विलोम थोड़ा याद करवाएंगे और हम देख भी लेंगे उनको याद हुआ है कि नहीं, किस तरह से याद हुआ है। वो थोड़ा आपको दूसरे वे में पढ़ाएंगे, आपको थोड़ा हंसी मजाक के वे में पढ़ाएंगे, आपको आके यहाँ पे याद कराएंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो देखिए अभी तो विकास सर ने आपको सिखाया विलोम, शब्द और विलोम। तो हम लोग इसको याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? देखिए बहुत ही आसानी से याद करने के लिए हम याद करवाने आएंगे आपको, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आवश्यक, अगर आपको आवश्यकता है, हाँ आवश्यकता से एक चीज याद आया, आवश्यक, आवश्यकता, ये दोनों में अंतर है। जरूरत, आवश्यक है, जैसे आपको अगर कोई पेपर क्वालिफाई करना है तो हिंदी में पास होना आवश्यक है, हिंदी में नंबर लाना आवश्यक है। तो फिर इसका आवश्यक होगा अनावश्यक। अगर मान लीजिए आप हिंदी, आपके सिलेबस में आप हिंदी ना पढ़ के उर्दू पढ़ रहे हैं, अरबी पढ़ रहे हैं, कुछ दूसरा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं जो कि आपका नहीं आने वाला है या सिलेबस से बाहर का आने वाला, तो सब क्या है? अनावश्यक चीजें हैं, फालतू की बातें हैं। पढ़ाई के समय आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखना है, इसीलिए वो चीजें आवश्यक, आपके अनावश्यक चीजों पर ध्यान नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है? ध्यान नहीं रखना है। चलिए आधुनिक, आधुनिक का नाम आप सुने हैं ना, मॉडर्न युग के लोग हैं भैया, ये सब नहीं करेंगे। मॉडर्न युग वाले वो गाना गाएंगे, वो क्या कहते हैं, यो यो वाला, ठीक है। अब पुराने जमाने में सदाबहार गाने में थोड़ी ना चलेंगे, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, ऐसा कुछ नहीं। अब कौन सा गाना गाएंगे? लेट मी लव यू लाइक। चलिए तो ये आधुनिक मतलब हो गया मॉडर्न युग। अभी जो आधुनिक समय चल रहा है, इस समय जो चल रहा है आधुनिक काल में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आधुनिक में चल रहे हैं तो इसका एकदम जस्ट अपोजिट क्या? प्राचीन हो जाएगा। प्राचीन मतलब वो कंकाल की खुदाई वाला जो निकला, पूरा पाषाण काल, प्राचीन काल, इसमें चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए आधुनिक का जो विलोम होता है उसको प्राचीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन, पुरातत्व की खुदाई में निकले होंगे, हो सकता है। आश्रित, आश्रित मतलब क्या होता है? आश्रित, जैसे जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती, आप किसके ऊपर आश्रित हैं? अपने पिताजी के ऊपर आश्रित हैं। जो भी आप करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब किसका खाते हैं? पिताजी का खाते हैं। या मान लीजिए पिताजी नहीं, भाई कोई जो होगा उसका आप खाते हैं ना, तो उसके ऊपर आश्रित हैं। कोई काम करने के लिए आप किसी के ऊपर क्या है? आश्रित हैं। अब अगर आश्रित नहीं, आप खुद की नौकरी लग गई, आप नौकरी करने लगे, अब किसी के ऊपर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। आश्रित को अंग्रेजी में बोलते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब आश्रित हैं, और अनाश्रित को बोलते इंडिपेंडेंट, मतलब कि अब आश्रित नहीं रह गए। इसमें जो आपका प्रत्यय लगा है, क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, वो अन लगा है, क्योंकि अन और आश्रित को जोड़ दिया, अनाश्रित हो गया, ठीक है ना। चलिए आते हैं आरोह और अवरोह। अच्छा आरोह और अवरोह आप लोग गणित में बहुत पढ़े हैं, बचपन से आप लोग क्या कहते हैं, बढ़ती संख्या और उतरती संख्या बोलते हैं ना, क्या? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अंग्रेजी में आरोह मतलब असेंडिंग, अवरोह मतलब डिसेंडिंग। अब बोला जाए अवरोही क्रम और आरोही क्रम। आरोही क्रम हो गया बढ़ते हुए, अवरोही क्रम हो गया घटते हुए। मतलब आरोह मतलब बढ़ना, बढ़ना। अवरोह मतलब क्या हो गया? घटना। मतलब आरोह मतलब यूं चढ़े, अवरोह मतलब नीचे गिरी है। समझ में? एक शायरी याद आ गया, खुदी को कर बुलंद इतना चाहा वो जैसे तैसे। खुदी को कर बुलंद इतना चाहा वो जैसे तैसे, मतलब आरोह किया, ऊपर पहुंचा तो खुदा ने क्या पूछा? अबे उतरेगा कैसे? आरोह हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आकर्षण। आकर्षण, क्या बात है, आकर्षण, इतने सुंदर सुंदर शब्द हिंदी में आप लोग। आकर्षण, वो बोलते हैं भाई मेरे के, मुझको उसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण है, पढ़ाई के प्रति बहुत आकर्षण है। कोई होगा जो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता होगा कि पढ़ते हैं भैया, पढ़ने में मन लग रहा, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। कोई हमारे जैसा होगा, पढ़ाई के लिए किताब खोलेगा तुरंत नींद आ जाती होगी, किताब पर ही सो जाता होगा।
तो जिसको पढ़ाई में आकर्षण है, जो पढ़ाई के प्रति आकर्षित होता है, गलत मत समझिएगा, आकर्षित बहुत जगह हो जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग आकर्षित और कुछ लोग विकर्षण हो जाता है कि भाई नफरत हो गई है उस चीज से। तो नफरत नहीं करना है, प्यार करना है, आकर्षण रहना है, ठीक है ना। जहां आ जाए आकर्षण उसका आप लिखेंगे विकर्षण, विकर्षण करेंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं आस्तिक। आस्तिक से एक चीज याद आया कि मेरा एक मित्र है, वो बहुत ही आस्तिक है, मतलब बहुत ही धार्मिक है। मैं तो वैसे धार्मिक तो हूँ नहीं, लेकिन धार्मिक ऐसा भी नहीं कह सकता धार्मिक नहीं, मैं बिलीव तो सब कुछ करता हूँ, मैं सब कुछ मानता हूँ। देखिए मैं आस्तिक हूँ। आस्तिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, देखिए याद नहीं आ रहा है, चलिए कोई भी कुछ भी बोलते हो। आस्तिक मतलब होता है किसी चीज में आस्था रखने वाला, किसी भी चीज में आस्था रखने वाला क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। और जो आस्था ही न रखता हो किसी चीज में, खुद में विश्वास, वो कौन होता है, नास्तिक होता है। वो कहते हैं ना, परख कर जो कोई काम करता है उसको नास्तिक बोलते हैं। किसी चीज में आस्था नहीं, जैसे मैं बोल दूं कि भैया विश्वास रखो मेरे ऊपर तुम आस्था रखो, मैं आपको हिंदी एकदम कॉन्फिडेंस से पढ़ा दूंगा। लेकिन कैसे पढ़ा दूंगा, मैं बस आपको याद करवाऊंगा। आपको पढ़ाएगा कौन, विकास सर पढ़ाएंगे आपको, आस्तिक। तो आपको उनके ऊपर आस्तिक, उनके ऊपर विश्वास करना होगा, आस्था रखना होगा। मैं तो नास्तिक हूँ, मुझे पता है, मैं खुद पढ़ूंगा और तब देखूंगा, अगर आएगा तो हो सकता है पढ़ा दूं मैं भी इन द फ्यूचर। अपना मतलब तो भैया सब कुछ तो अपना ही है, बोलता ना ये मेरा अपना है, ये पेन, ये मार्कर, ये सब क्या अपना, मेरा खुद का अपना। लेकिन अगर ये दूसरे का होता तो क्या हो जाता, पराया। जैसे कि आप लोगों के ये जो बटन दिख रहा है ना इधर, उसको दबा दीजिए, वो आपका अपना खुद का है, दूसरे का मत समझिए, पराया का मत समझिए। रेड वाले को आप दबाइए, उसको जो मन के वो करिए, चढ़ जाइए उसी पे। तो अपना है, जो चीज अपना है उसको अपना मानिए, अपने की तरह रखिए। तो ये चैनल जो चल रहा है आपका, ये सब आपका अपना है, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे प्यार दे रहे हैं ऐसे ही प्यार देते रहिए, ढेर सारा शेयर करिए, आपको हम पूरा याद कराएंगे। ये पराया नहीं है, दूसरे का नहीं है, पराया मतलब ये दूसरे का नहीं, ये आप ही का है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, शब्द और विलोम याद करना कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक एक चीज, जो चीज आप उठाएंगे, एक एक शब्द को, उसको आपको क्या करना है, बार बार 2-3 बार आप क्या करिए, एक छोटा सा पर्ची बनाइए रोज का। जितना ये सब बताया जाता है, लास्ट में विलोम शब्द हो गया या आने का अर्थ क्या एक शब्द हो गया, तो वो सब क्या करते हैं, आप उसको लिख लिया करिए। बस दिन में, रात में सोने से पहले या कभी भी एक बार आप उसको देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा आपको याद करवा दे यहीं पे, इसीलिए याद करवाने के लिए हम आते इतनी देर तक आपका इंतजार करते हैं। रात में 12 बजे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तब भी हम लोग जाग के बस ये हम इंतजार करते हैं कि कब पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको विलोम वाला या जो भी लास्ट में जो टॉपिक रहेगा उसको हम आपको याद करवाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए आगे देखिए। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि सुधांशु सर ने आपको बता ही दिया है कैसे क्या याद करना है, और बाकी आपको हमने आज विराम चिन्हों के बारे में बता ही दिया है। और थोड़ा बहुत बचा है विराम चिन्ह में, उसके बारे में हम कल बात कर लेंगे। और कल हमारा विराम चिन्ह का जो है लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, अंत तक पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।